भई आज की जो कहानी है वो पुरानी कई कहानियों से थोड़ी-सी अलग है। इस कहानी में एक नन्हे फनकार का ज़िक्र आता है जिसका नाम है केशव दास और उसकी मुलाकात होती है एक बड़े व्यक्ति से। अब वो बड़ा व्यक्ति कौन है? और इस कहानी का नाम केशव के नाम पर नन्हा फनकार आखिर क्यों रखा गया है? ये तो ये कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी अकेडमी में और आज हम बात करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाली एक बेहद ही सुंदर और खूबसूरत कहानी जिसका नाम है नन्हा फनकार की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो नन्हा फनकार है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास में बैठ गया है। और बैठकर क्या कर रहा है? जल्दी-जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाया और प्रार्थना को बुदबुदाने के बाद में उसने छैनी हथौड़ा उठाया और अपने काम में जुट गया। अब आप समझ ही सकते हैं कि वो काम कौन-सा करने वाला है। भई छैनी और हथौड़ा उसने उठा लिया है और चौकोर लाल पत्थर के पास वो बैठा हुआ है। तो वो निसंदेह ही पत्थर को तराशने का काम करने वाला होगा, है ना? अब आगे देखिए क्या हुआ। कुछ दिन पहले की ही बात है बच्चों, उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था और लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। आपने देखा होगा ना, कई सारी घंटियाँ जो बनी होती हैं उन पर अच्छी-अच्छी नक्काशी होती है। पत्थरों पर भी नक्काशी होती है और इमारतों पर भी नक्काशी होती है। तो ये नक्काशी इसी तरह से की जाती है जिस तरह से ये नन्हा फनकार यानी हमारा केशव दास कर रहा है। और हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता है उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती है यानी बिखरती हैं। जब हम पत्थर पर छैनी हथौड़े से चोट करते हैं तो पत्थर की कुछ छोटे छोटे कंकड़ उचटते हैं और उचट के वो आँख में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए वह आँखें सिकोड़ लेता है और फिर क्या करता है? आँखें सिकोड़ने के बाद धीमी आवाज़ में कुछ गुनगुनाने लगता है। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश यानी ऐसे ही तराश का काम करने वाले लोग अपने अपने काम में डूबे हुए थे। बच्चों केशव दास 10 साल का था। केशव जो है वो 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने ना नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम था बच्चों। और केशव बखूबी जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे और कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। कैसे? ठीक उसी तरह से जैसे उसके पिता बनाते हैं। और बच्चों क्या हुआ, कई साल पहले की बात है जब वह पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। और ये जो समय चल रहा है कौन सा चल रहा है बच्चों? बादशाह अकबर के समय की बात है ये। तो बादशाह अकबर उस वक्त जब उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे, आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। अब केशव का जन्म अगर हम बात करें बच्चों तो वो भी आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था बच्चों। अब देखिए आगे कहानी क्या मोड़ ले रही है। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी नहीं सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? और पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। तो अब आप तो जानते ही हैं, अगर अचानक से ऐसे कोई आए और पूछे तो फिर हम बात तो करने ही लगेंगे। तो बस वैसे ही केशव भी बात करने लगा और जवाब में बोलता है, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। अब केशव ने ये बड़ी तल्खी से जवाब दे दिया, एकदम चटाके ढंग से। तो अब वो जो व्यक्ति वहां आया है वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, बच्चों दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। तो फिर केशव कहता है, मैं 10 साल का हूँ। तो वो कहता है, 10? अच्छा। वह आदमी बच्चों पास खड़े पत्थर पर बैठते हुए और बोलता है, तब तो काफी बड़े हो।
मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। वह सफेद अंग रखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। अब केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़ी माला, जो कि मोतियों की बनी थी बच्चों, और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करे, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम करे ने। अब केशव का माथा ठनक गया बच्चों। उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूट कर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को बच्चों वो देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अब पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था बच्चों कि उसे क्या करना चाहिए। आखिर इतने बड़े बादशाह के सामने जो था, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार करने में खड़ा रहे। अब बच्चों ऐसी परिस्थिति में तो वो भला कर भी क्या सकता था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा जो रहे थे। बच्चों, अब अकबर पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर नरम आवाज में पूछते हैं। केशव कहता है, उसने नपातुला जवाब देते हुए कहा, केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? अकबर पूछ रहे हैं। अब उलझन में पड़ा हुआ केशव तुरंत सिर हिला देता है। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। अब जब वो बादशाह अकबर केशव को ऐसा कहते हैं तो केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? तो अकबर कहते हैं, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। अब बच्चों, केशव कहता है कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। केशव सकपका जाता है और कहता है, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से ऐसी बात कही बच्चों। अब अकबर देखिए हंस करके केशव से क्या कह रहे हैं, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? अब बच्चों, केशव तो अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ जाता है और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगता है। फिर क्या होता है, जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था बच्चों, उसने भी कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींची और एक आसान सा नमूना केशव बना देता है। और फिर गंभीरता से कहता है, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी बच्चों और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव थोड़ा ज्यादा गहरा हो जाता है। और फिर अचानक केशव कहता है, अरे अरे नहीं नहीं। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए और कहा, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं, और बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अब अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर गौर करता है कि केशव पत्थर पर बने नमूने को नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन
ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। बच्चों, लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर धीमे से कहते हैं, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। अब केशव पूछता है, कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे, अकबर कहता है। और आगे ये भी कहते हैं कि चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। अब बच्चों, केशव का जो चेहरा है वो तो चमक जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, केशव, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। तब अकबर उठकर खड़े होते हैं और जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाते हैं और कहते हैं, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। फिर केशव पूछता है, हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? तो केशव कहता है, बड़ी उत्सुकता से पूछते हुए, जब कहता है कि हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे, तो अकबर जवाब देते हैं कि मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। अब बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने भी जवाब दिया बच्चों। और फिर कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। अब बच्चों, ये जो पिता हैं, ये अपने बेटे केशव को वो कारण बता रहे हैं जिसकी वजह से बादशाह अकबर सीकरी में ये बना रहे हैं, निर्माण का काम करवा रहे हैं, नया शहर बनवा रहे हैं। अब पिता कहते हैं, बच्चों, कि मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, तो इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे और बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास जाते थे। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं, तीन तीन संतानें होंगी, शाहजहां, सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। और हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश कर रहे हैं। केशव नींदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो बच्चों, कहानी तो समझ गई। अब कहानी समझ में आने के बाद में हम एक काम करते हैं, इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने है बच्चों इस कहानी में, वो है, प्रस्तुत पाठ में नन्हा फनकार कौन था और वह क्या काम करता था? तो अभी तो हमने कहानी पढ़ी है बच्चों, हम तो जानते हैं कि वह नन्हा फनकार केशव है और तराशने का काम करता था। अब अगर इसको एक सटीक ढंग से उत्तर के रूप में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ में नन्हा फनकार 10 साल का एक लड़का था जिसका नाम केशव था। वह अपने पिता की तरह ही पत्थर पर नक्काशी का काम सीख रहा था, है ना? इसके बाद में बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। केशव बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? तो इसका उत्तर मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है बच्चों कि केशव अपने पिता की ही तरह, पिता की ही भांति बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े आदि पत्थर पर उकेरना सीखकर एक अच्छा शिल्पकार बनना चाहता था। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। चूंकि हमने अध्याय समझ लिया है तो उत्तर भी सरलता से समझ में आ ही गया होगा। लेकिन मैं एक चीज़ ये चाहता हूँ कि आप अपना उत्तर अपने तरीके से लिखने का प्रयास एक बार ज़रूर करें। इसके बाद में बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 पर हम पहुंचते हैं। अगला प्रश्न जो कि है, बादशाह अकबर ने पहली बार मिलते हुए केशव से क्या कहा था? तो इसके जवाब में आप ये लिख सकते हैं बच्चों कि बादशाह अकबर ने पहली बार मिलते हुए केशव से कहा, माशाल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। बस यही तो शब्द हैं बच्चों, है ना? फिर इसके बाद में अगला प्रश्न जो हमारे सामने है बच्चों, वो है प्रश्न क्रमांक 4।
और प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि बादशाह अकबर ने केशव से क्यों कहा कि ये घंटियां तुमने खुद बनाई हैं? तो बच्चों इसका उत्तर जो है मैंने कहानी के अनुसार कुछ इस तरह से लिखा है आपके सामने कि बादशाह अकबर ने जब ये ऐसा देखा ना कि घंटियां बहुत सुंदर बनी थी, तो एक कुशल कारीगर का नमूना था। बादशाह को ऐसा लगा होगा बच्चों कि ये तो बहुत ही कुशल यानी एकदम जो परफेक्शनिस्ट होगा, परफेक्शन के साथ काम करता होगा, उसी का काम लग रहा है। और केशव तो बहुत ही छोटा था। तो दरअसल वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसमें मैंने ऐसा लिखा है कि केशव बहुत छोटा था और उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं था कि केशव ने खुद ये घंटियां बनाई होंगी। इसके बाद में बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 में हमसे पूछा गया है कि पहरेदार के चले जाने के बाद नन्हा फनकार किस असमंजस में था? तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं बच्चों। अब हमने अध्याय तो पढ़ा ही है, हम तो जानते हैं ना कि केशव के मन में तो यही बात आ रही थी कि अब इतने बड़े राजा उसके सामने खड़े हैं तो वो अपना काम फिर से करे कि राजा के कोई हुक्म का इंतज़ार करे। तो इसको जो है आप इस तरह से उत्तर में मैंने लिखा है कि पहरेदार के चले जाने के बाद नन्हा फनकार यानी केशव इस असमंजस में था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह अकबर के हुक्म में इंतज़ार में खड़ा रहे। केशव ने बादशाह अकबर से कहा कि मैं वहाँ काम करना चाहूँगा। अब ये जो लाइन है यहाँ पे गलती से ऐड हो गई है, इस पर आप ध्यान ना दें, लास्ट वाली। तो उत्तर आप समझ गए होंगे। इसके बाद में बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 पर आ जाते हैं। बादशाह अकबर ने केशव को किस तरह का कारखाना बनवाने की बात कही थी? तो अभी हमने अध्याय में पढ़ा था दोस्तों, है ना बच्चों, कि अकबर ने केशव को अपनी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार के काम करने के लिए कारखाना बनवाने की बात कही थी। इसके बाद में बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। प्रश्न क्रमांक 7 में हमसे बच्चों पूछा जा रहा है कि कारखाने की बात सुनकर केशव ने बादशाह अकबर से क्या कहा? अब बच्चों जैसे ही कारखाने की बात होती है तो केशव का तो चेहरा चमक जाता है ना? और फिर नहीं वो अकबर से कहता है कि भाई मैं भी वहाँ काम करना चाहता हूँ। और फिर उसको वो जवाब देते हैं कि ज़रूर। तो इसको आप एक उत्तर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि कारखाने बनवाने की बात सुनकर केशव का चेहरा चमक उठा था और केशव ने बादशाह अकबर से कहा मैं वहाँ काम करना चाहूँगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह उत्तर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों कि बादशाह अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? अब क्योंकि वो बात कर रहे थे केशव से, अब जैसे ही पहरेदार आया तो बच्चे को पता चल गया कि ये तो सुल्तान है, बादशाह है। तो बच्चा जो है ऐसे में थोड़ा सा सहम गया था और असमंजस में आ गया था, घबरा गया था। तो इस वजह से उनको वो जो है अच्छा नहीं लगा। अब देखिए इसको उत्तर के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं कि अकबर नहीं चाहते थे कि केशव को उनके बारे में पता चले कि वे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जिससे केशव बिना डरे उनसे बात करता रहे बच्चों, है ना? तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। अब इसमें ना खरगोश किसी कातर आंखों से क्या तात्पर्य है इस पाठ में? कहते हैं ना इस पाठ में लिखा आता है कि केशव खरगोश किसी कातर आंखों से बादशाह को देखता है। तो इसका मतलब है बच्चों की डर के मारे घबराई हुई आंखों से देखता है, ये इसका अर्थ है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में हमसे क्या पूछा गया है कि अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से आखिर क्यों देखा? तो बच्चों हमने अध्याय पढ़ा है और हमने अध्याय में देखा था कि केशव के मन में ये असमंजस था ना कि ये तो बहुत बड़े राजा हैं, भला ये कैसे ये छोटा सा काम कर पाएंगे। तो इसलिए वो उन्हें संदेह भरी नज़रों से देख रहा था। तो अब इसको सटीक उत्तर के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं ये आपको पता चलेगा। मैंने इसे इस तरह से लिखा है बच्चों कि केशव अकबर को संदेह भरी नज़रों से इसलिए देख रहा था कि अब वह जान चुका था कि वे कौन है। अब इतना बड़ा आदमी उसके काम को क्यों सीखना चाहता है, यह बात उसको चकित कर रही थी। इसके बाद बच्चों पहुंचते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर, जो क्या है पहरेदार ने केशव को बेवकूफ़, खड़ा हो हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, क्यों कहा था? तो बच्चों अब इसका उत्तर जो है आप देखिए इस तरह से लिखा है मैंने कि महल के पहरेदार ने क्या किया, केशव से इसलिए कहा क्योंकि बादशाह के खड़े होते हुए उनके सामने बैठे रहना ये तो बादशाह का अपमान करने जैसा होता है। अब वो पहरेदार को ऐसा पता नहीं था कि बादशाह खुश है उस बच्चे से, इसलिए उसने ऐसा कहा था। तो इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों।
अब अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है प्रश्न क्रमांक 12 बच्चों, और वो है कि बादशाह अकबर ने खींचकर पहरेदार को क्या कहा? तो इसका उत्तर आप बिल्कुल सरल भाषा में 2 वाक्यों में दे सकते हैं कि बादशाह अकबर को पहरेदार की दखल अंजारी अंदाज़ी भली नहीं लगी, इसलिए बादशाह ने खींच कर कहा, "ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो।" तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? इसके बाद में बच्चों प्रश्न क्रमांक 13, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि दोस्ताना अंदाज़ दिखाते हुए बादशाह अकबर ने नन्हे फनकार से क्या कहा? तो हमने तो पाठ पढ़ा है ना? तो वो तो पहले क्या करते हैं, राजा उसके पास बैठ जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि मुझे क्या करना है ये बताओ, कैसे मैं इसमें नक्काशी करूं? सीखने की बात होती है। तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि दोस्ताना अंदाज दिखाते हुए बादशाह अकबर अकबर ने नन्हे फनकार के पास बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए कहा, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है? इसके बाद में बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। इसमें पूछा गया है कि बादशाह अकबर ने नन्हे फनकार के काम में क्या गौर फरमाया था? तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि बादशाह अकबर ने नन्हे फनकार के काम में गौर फरमाया कि वह नमूने को ही नहीं तराश रहा बल्कि अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे नमूने का डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत नमूने के डिज़ाइन लग रहे थे। ठीक है? इस तरह से आप अपना उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा। ये वीडियो भी आपको बच्चों पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब आप बिल्कुल देरी मत कीजिए और इस अध्याय को, इस वीडियो की लिंक को अभी शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में। क्यों? ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगली नई जानकारी के साथ में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।